गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक एनालिटिक फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। देखिए, कल के लेक्चर में अपन बात कर रहे थे इस क्वेश्चन पर कि ये फंक्शन आपके पास में e टू दी पावर माइनस जेड की पावर माइनस 4 था। वो कौशी-रीमान समीकरण को तो मूल बिंदु पर सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन वो विश्लेषित नहीं था मूल बिंदु पर। तो अपन ने एक पार्ट इसका कल किया था कि वो कौशी-रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करता है, और एक मैंने कहा था कि आपको सेल्फ करना है या फिर मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। तो पहले देखिए, एक बार इसका अपन समझ लेते हैं कि ये एनालिटिक नहीं है मूल बिंदु पर। अपन जानते हैं ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन होती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत कर चुके हैं। अब यहाँ पर e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन जेड की पावर माइनस 4 है, तो मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके आ गया और इसको x और y में कन्वर्ट कर दिया। ठीक बात। अब अपन कर रहे हैं क्योंकि यदि सीधी लिमिट पुट करते हैं तो वो 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसलिए मैं कोई भी एक पथ ले रहा हूँ y बराबर x के अनुदिश है, वो z टेंड्स टू 0 कर रहा है, अर्थात z 0 की ओर अग्रसर हो रहा है y बराबर x लाइन के अकॉर्डिंग। तो उस केस में लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि y का मान x के बराबर आ गया। अब देखिए x प्लस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा x e टू दी पावर y की जगह x। अब मैंने इसका एक्सपांशन यहाँ किया है x प्लस आयोटा x की पावर 4, तो सबसे पहले x4 प्लस 4c1 ये आ गया, माइनस आपके पास में 6 और फिर ये टर्म आएगा। ये मैंने आपके पास में आगे पीछे लिख लिया है। अब अपन देखिए ये और ये जुड़ के 2x4, ये आपस में आपके पास में देखिए एक दूसरे से कैंसिल आउट, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर माइनस, तो ये 6x स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 4x की पावर 4। अब ये माइनस 4x की पावर 4 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा e की पावर 1 अपॉन 4x4, और e की पावर x मैंने ये सीरीज एक्सपांशन कर दिया है, वो होता है 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन x बाहर है, मैंने यहाँ से 1 प्लस आयोटा बाहर ले लिया, यहाँ x इसमें से कॉमन होगा तो 1 प्लस आयोटा। अब देखिए मैं x का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन 4x की पावर 5, अर्थात मैं जब भी लिमिट x टेंड टू 0 करूंगा तो 1 अपॉन 0 अर्थात क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, जो कि परिभाषित ही नहीं है। तो अब अपन जानते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन कि यदि किसी रीजन के अंतर्गत z के प्रत्येक मान के लिए फंक्शन परिभाषित ही नहीं है तो वो किसी भी केस में एनालिटिक नहीं होगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, इनफाइनाइट, अर्थात f' डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान ही नहीं है, तो अपन कहेंगे कि वो एनालिटिक नहीं है। तो ये तो था अपना कल का पोर्शन जो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, जिसने सॉल्व नहीं किया है वो यहाँ से उतार लीजिए। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। अब देखिए उसमें भी यही कहानी है, ये अपन लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, इसके बाद मैं नए टॉपिक को स्टार्ट करूंगा पावर सीरीज। अब देखिए अपन बात करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को, फंक्शन दे रखा है z इक्वल टू नॉट पर ये वैल्यू है और 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0। अपन को 3 पार्ट में करना है, एक तो बताना है कि f ऑफ z है वो कंटिन्यूअस है, एक कौशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, f' डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात ये विश्लेषिक नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, अपन 2 पार्ट तो हमेशा करते आ रहे हैं और तीसरा एक एक्स्ट्रा है जो कि आप पहले अपन कई क्वेश्चन में किया हुआ है, तो मैं फटाफट इनको आप सॉल्यूशन बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले अपन f ऑफ z लिखा हुआ है, f ऑफ z बराबर लिखा हुआ है x क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस y क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मैं u और v को अलग करूंगा क्योंकि मुझे कौशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है। तो अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा, और इसमें से आयोटा कॉमन होगा, यहाँ रहेगा x क्यूब और ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये रहेगा y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक बात। तो हेयर आपके पास में u का मान क्या आ गया, x क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड v का मान आपके पास में आ गया x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक बात। अब मैं कौशी-रीमान इक्वेशन को पहले सेटिस्फाई करवाता हूं। तो देखिए मुझे किस पर आपके पास में सेटिस्फाई करवाना है,
ये भी आपके पास में ध्यान रहना, अपन को मूल बिंदु पर ही सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, यहाँ लिख लेना आपके पास में एट ओरिजिन। ठीक है, तो मूल बिंदु पर आपके पास में यदि अपन बात करने जाए तो डेल यू अपॉन जो डेल एक्स होगा वो क्या होता है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 u ऑफ x, 0 माइनस u ऑफ 0, 0 अपॉन x माइनस 0, या सीधा x लिख सकते हो। ये मैंने आपको कल भी बताया था और लास्ट के लेक्चर में भी फॉर्मूला बता चुका हूं कि मूल बिंदु पर अपन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई इस प्रकार करवाएंगे, और यदि अपन को एवरीवेयर चेक करना है तो अपन सीधा इसका डिफरेंशिएट करेंगे और बराबर लेके आएंगे। लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करना है तो दो तरीके, या तो इसका डिफरेंशिएट करो और वो वैल्यू उसमें पुट कर दो तो भी बात वही है, और नहीं तो आपके पास में इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपके पास में देखिए मूल बिंदु पर आपके पास में कॉची-रीमान इक्वेशन को अपन को सेटिस्फाई करवाना है। अब मेरी बात सुनिए, ये क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये मैं कल कहानी बता चुका हूं, इसकी क्या कहानी है, क्या कंसेप्ट है। अब देखिए u ऑफ x, 0, तो ये u ऑफ x, y है, इसमें y का मान 0 पुट कर दूंगा तो ये 0, ये क्या रहेगा आपके पास में x³ अपॉन x² अपॉन x, और ये u ऑफ 0, 0, जब मैं x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0 करूंगा तो ये वैल्यू 0 आएगी, जो कि मैं f ऑफ z डिसकंटीन्यूअस में और आपको बता दूंगा। तो यहां से आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई। इसी प्रकार अपन डेल u अपॉन डेल y निकालते हैं तो डेल u अपॉन डेल y आएगा लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0 u ऑफ 0, y माइनस u ऑफ 0, 0 अपॉन ये आ गया y। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0 u ऑफ 0, y, इसमें मैं x का मान 0 पुट करूंगा तो क्या होगा, माइनस का y³ अपॉन y² और अपॉन y, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी माइनस का y। अब मैं निकालता हूं डेल v अपॉन डेल x, तो देखिए डेल v अपॉन डेल x निकालेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 v ऑफ x, 0 माइनस v ऑफ 0, 0 अपॉन x। ठीक बात। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 v ऑफ x, 0, अर्थात v में मैं y 0 रखूंगा तो क्या आएगा x³ अपॉन x² अपॉन x, तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई 1। और इसी प्रकार मैं यहाँ डेल v अपॉन डेल y निकालूंगा, वो आपके पास में आएगा लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0 v ऑफ 0, y माइनस v ऑफ 0, 0 अपॉन ऑफ y, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0, और ये आपके पास में देखिए इसमें अपन x और x 0, तो ये हो गया y³ अपॉन y² अपॉन y बराबर 1। देयरफॉर अपन कह सकते हैं कि जो डेल u अपॉन डेल x है उसकी वैल्यू डेल v अपॉन डेल y के बराबर आ गई। ठीक है, क्योंकि डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू 1 एंड डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू है वो माइनस के डेल v अपॉन डेल x के। हेंस अपन कह सकते हैं कि कॉची-रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। ठीक बात। पहला केस तो अपने पास में हो गया, यहां से मैं प्रथम केस इसका ले रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड केस की। तो सेकंड केस में अपन को पता है, मैं सीधा डेफिनेशन आपको पहले बता चुका हूं, इसकी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, पहले ही बता देता हूं। आपको एग्जाम में सीधे ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है। मैंने आपके कल के लेक्चर में और उससे पहले लेक्चर में जो थ्योरी लिखवाई है वो थ्योरी आपको एज इट इज लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ मैं डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ एट द पर्टिकुलर पॉइंट z0, जहां पर z0 क्या है, 0 है, इसलिए f डैश 0 क्या होगा आपके पास में लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z। ये मैं आपको कम से कम 15-20 बार बता चुका हूं कहां से आता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अपन क्या करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू 0 रख रहे हैं, f ऑफ z आपके पास में क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास में, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे x³ 1 प्लस आयोटा माइनस y³ और ये हो गया 1 माइनस आयोटा अपॉन x² प्लस y²। ठीक बात। और जब मैं f ऑफ 0 करूंगा तो f ऑफ 0 का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो ये 0 अपॉन
जेड, जेड की जगह क्या आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, और चाहो तो इसमें पूरा एक्स और वाई में कन्वर्ट हो गया, इसलिए अपन जीरो जेड को लिख सकते हैं एक्स टेंस टू जीरो और वाई टेंस टू जीरो। अब देखिए मैं यदि सीधी लिमिट पुट करता हूं तो 0/0 की फॉर्म बन रही है जो कि आपके पास में अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको भी किसी एक पथ के अनुदिश ले लेता हूं और बता देता हूं, क्योंकि अपन को डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब अपन को ये प्रूव करना है कि ये आपके पास में अवकलनीय नहीं है, अर्थात डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यदि अपन को एग्जिस्ट करने को कहता तो अपन सीधा चेक करते हैं, अपन को कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो अपन एक कोई ऐसा पथ लेते हैं जिस पर ये वैल्यू आपके पास या तो इनफाइनाइट चली जाए, और यदि इनफाइनाइट नहीं आती है तो दो पथ लेंगे और दोनों के अनुसार वैल्यू अलग अलग आनी जरूरी है, तो अपन कहेंगे जो f डैश 0 है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। अब मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं, माना y बराबर mx के अनुदिश z टेंस टू 0 जा रहा है। मैंने अभी लैंग्वेज लिखी थी, माना सररेखा y बराबर mx के अनुदिश है, वो z शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उस केस में जो f डैश 0 का मान आएगा वो क्या आएगा, देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, यहां पर मैं लिखूंगा x क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस m क्यूब x क्यूब, और यहां पर आ जाएगा देखिए आपके पास में 1 माइनस आयोटा अपॉन यहां पर आ गया x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर, और ये हो गया x प्लस आयोटा mx। जहां पर y था उसकी जगह मैंने mx रख लिया। अब मेरी बात सुनिए, यहां से x क्यूब कॉमन आ रहा है, यहां से x आ रहा है, यहां x स्क्वायर आ रहा है, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ऊपर आ रहा है x क्यूब कॉमन, तो यहां बच गया 1 प्लस आयोटा माइनस m क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन नीचे आपके पास में x क्यूब कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस m स्क्वायर इंटू 1 प्लस m आयोटा, ठीक है, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट। अब मेरी बात सुनिए, यदि लिमिट x टेंस टू अपन 0 करते हैं तो x का टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन m क्या है, y बराबर mx, m स्लोप है, जैसे जैसे रेखा का ढाल चेंज होगा वैसे वैसे आपके पास में m का मान चेंज होगा, और जैसे जैसे m का मान चेंज होगा तो इस f डैश 0 का मान अलग अलग आएगा, अर्थात f डैश 0 का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, m पर कर रहा है, जो कि नॉन जीरो क्वांटिटी है, और m के मान कितने भी हो सकते हैं, तो m का मान जैसे जैसे चेंज होगा f डैश 0 का मान क्या होगा, अलग अलग आएगा, और अलग अलग आएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपके लिए, देखिए अपन यहाँ इसको डिस्कस करते हैं। मैं लिख लेता हूं कि सिंस f डैश 0 का मान m पर निर्भर कर रहा है, जो कि m के मान परिवर्तित होने पर f डैश 0 भी परिवर्तित होगा, अतः f डैश 0 है वो क्या है, यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है, और यदि आपके पास में f डैश z अद्वितीय नहीं है तो वो आपके पास में क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा, अर्थात f डैश 0, हेंस अपन कह सकते हैं कि f डैश 0 है वो डज नॉट एग्जिस्ट, या आपके पास में विद्यमान नहीं है। यहाँ लिख सकते हो आपके पास में f डैश 0 है वो विद्यमान नहीं है। तो ये तो था आपके पास में देखिए सेकंड पार्ट। अब मैं बात करता हूँ थर्ड पार्ट की। तो देखिए थर्ड पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यूअस जब भी आता है तो अपन को पता है, अपन 11th क्लास में लिमिट में भी पढ़ते थे और कंटिन्यूटी में पढ़ते थे 12th क्लास में, कि यदि आपके पास में कोई भी फंक्शन वास्तविक वेरिएबल x और y का फलन होता है, अर्थात अलजेब्रिक कोई भी फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, y बराबर x है, y बराबर x क्यूब है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपके पास में देखिए थर्ड पार्ट, ठीक है, सिंस u बराबर आपके पास में लिखा हुआ है x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड v बराबर लिखा हुआ है x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपन लिख लेते हैं, क्योंकि जब z इज नॉट इक्वल टू 0 तब u व v वास्तविक
एक्स एंड वाई के परिमेय फलन है। परिमेय का मतलब क्या है, u अपॉन v के रूप में लिखा हुआ है p अपॉन q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, तब u और v वास्तविक चर x और y के परिमेय फलन है। अतः u व v मूल बिंदु के अलावा सर्वत्र कंटिन्यूअस है। अब मैंने मूल बिंदु के अलावा क्यों लिखा है आपको पता है, क्योंकि ये जो u और v की वैल्यू कब है, जब z इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये बात ध्यान रखना। यदि आपने मूल बिंदु के अलावा नहीं लिखा और सीधा लिख लिया, हालांकि मूल बिंदु पर भी वो कंटिन्यूअस है, लेकिन आपको लाइन लिखोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चे के जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। क्योंकि जो आपके पास में ये u और v का मान सिर्फ और सिर्फ z इज नॉट इक्वल टू 0 पर ही है। और मूल बिंदु पर यदि अपन चेक करते हैं मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु पर अपन को पता है कि f ऑफ 0 का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। और मैं यदि आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0 कर रहा हूं और u का मान निकाल रहा हूं x और y, तो वो भी 0 आएगा। एंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 v ऑफ x, y बराबर 0, ये भी 0 आएगा, ये भी 0। तो आपके पास में देखिए दोनों मान जब इक्वल आ जाते हैं, f डैश 0 का मान आपके पास में उसके बराबर आ जाता है। तो अपन ने कहा था कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अपन ने देखी थी कि आपके पास में कोई भी f ऑफ x फंक्शन है, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि वो आपके पास में f ऑफ z नॉट है, वो आपके पास में लिमिट z टेंड्स टू z नॉट पर f ऑफ z के बराबर आएगा, तो वो आपके पास में क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अपन ने देखा है कि आपके पास में f ऑफ 0 पर वो वैल्यू वही आ रही है, और इस पॉइंट पर मूल बिंदु पर मैं यदि लिमिट पुट कर रहा हूं तो भी आपके पास में u और v की वैल्यू 0 आ रही है। अर्थात हेंस अतः फलन f ऑफ z संतत है या कंटिन्यूअस है प्रत्येक बिंदु पर। यहाँ पर ये भी लिख लेना कि आपके पास में ओरिजिन पर भी क्या है, आपके पास में कंटिन्यूअस है। तो ये था आज का अपना लेक्चर। कल के लेक्चर में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन के ऊपर यूनिवर्सिटी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करवा चुका हूं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो भी अपना नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस में होगा उसको लेकर अपन बात करेंगे।